वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपना है सेकंड लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज डिस्कस करना है हमने थर्मल एक्सपेंशन, बट बिफोर बिगिनिंग वी हैव टू गो थ्रू सम डेफिनेशंस। तो लास्ट टाइम हम ना टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना डिग्री सी और केल्विन ही यूज करेंगे। हाँ, केल्विन में और सेल्सियस में टेम्परेचर तो डिफरेंट आता है। मान लो डिग्री सी में 10 डिग्री सी था, तो इसको अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, देन यू वुड राइट 283 के। ठीक है, 273 प्लस करना होता है। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम ही आता है। दोबारा फिर सुनो, मैंने क्या बोला। जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल पे और सेल्सियस स्केल पे, जैसे ये टेम्परेचर बेटा है, एक डिग्री सी में बात करें तो 10 डिग्री सी, ये टेम्परेचर। अब डिग्री सी में बात करें तो ये था 10 डिग्री सी, और केल्विन में बात करें तो 283 था। डेसिमल को छोड़ दो चलो। तो इफ आई टॉक ऑफ ओनली टेम्परेचर, इनिशियल वैल्यू डिग्री सी में थी 10 डिग्री सी, और केल्विन स्केल पे बात करें तो टेम्परेचर था 283 के। अब लेटर से हमने ना टेम्परेचर को बढ़ा दिया, गर्म कर दिया ऑब्जेक्ट को, और टेम्परेचर जो है वो 10 से इंक्रीज होके लेटर से 40 डिग्री सी पहुंच गया। तो इफ आई राइट फाइनल टेम्परेचर्स, फाइनल वैल्यूज, तो अब वो डिग्री सी में हो चुकी है 40 डिग्री सी, और केल्विन में हो चुकी है, चेक करो, 313 के। अब पूछे इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, तो 40 में से 10 माइनस किया, कितना आया बेटा? 30। 313 में से 283 माइनस करो, 30 सर। नहीं, कुछ गलती है यहाँ पे। 313 हो गया फाइनल, 10 पे अपना था 283। हाँ जी बेटा, 313 में से 283 माइनस कर दो बेटा, कितना आ गया? सर 30 आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, वो सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे बराबर होता है। इंक्रीज को हम ना यूजुअली डेल्टा से लिखते हैं। ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया T1, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया T2। इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 वो सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे एग्जैक्टली सेम आता है। तो याद रखना पॉइंट, ही आगे यूजफुल रहेगा। इंडिविजुअल टेम्परेचर सेल्सियस पे और केल्विन पे अलग अलग आएंगे, नया टेम्परेचर सेल्सियस पे केल्विन पे अलग अलग आएगा। लेकिन जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों स्केल्स की ना, ये जो बीच के डिवीजन है, वो इधर के और इधर के एग्जैक्टली सेम है। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसमें जो सेंटीमीटर और मीटर की जो डिविजन्स है, इधर एक साइड सेंटीमीटर लिखे होते हैं ना, एक साइड में इंच लिखे होते हैं। सेंटीमीटर के डिवीजन पास पास में होते हैं, इंच वाले डिवीजन दूर दूर होते हैं। देखा होगा आप सभी ने ना ऐसे। आपके स्केल पे एक साइड में इंच लिखे रहते हैं, एक साइड में सेंटीमीटर लिखे रहते हैं। तो इन दोनों का जो डिवीजन का साइज है, स्पेसिंग है, वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्सियस स्केल का सेपरेशन पर डिवीजन, और इधर केल्विन स्केल का डिवीजन एक ही साइज का है। तो ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज आई मीन टू से, मैंने शुरू किया था इधर 10 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक का इंक्रीज।
तो इतना ही जब मैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखूंगा ना, उसमें भी सेम नंबर ऑफ डिविजन ही आएंगे, चेक कर लो ना। तो नंबर ऑफ डिविजन राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 30 है दोनों में। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर वेदर यू टेक इट ऑन सेल्सियस स्केल और यू डू इट ऑन केल्विन स्केल। फारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें अलग अलग आएगा बेटा, ये मैच नहीं करेगा इनसे। ओनली डिग्री सी एंड केल्विन, इनका टेम्परेचर डिफरेंस दोनों स्केल पे सेम आता है। चलो जरा फटाफट पॉइंट नोट कर लीजिए, और थर्मोमीटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और नीचे जो मैंने एग्जांपल दिया है वो भी लिख लो बेटा। Okay, now we have some definitions, important. First of all, what is specific heat? स्पेसिफिक हीट का मीनिंग ये है कि अगर अपने पास एक मटेरियल है, मटेरियल इज लेट अस से लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। चलो अपने पास ना एक एल्यूमिनियम का पीस है लेट अस से, और इस एल्यूमिनियम पीस में से मैंने थोड़ा सा पीस ना हटा दिया, कट कर लिया। डायग्राम समझ गए होंगे आप। इसमें से मैंने ना कुछ पार्ट काट दिया बेटा, एक क्यूब मैंने हटा दिया इसमें से, और वो क्यूब था एग्जैक्टली 1 किलोग्राम का, 1 kg मास। मेड अप ऑफ लेटर से एल्यूमिनियम, ये पूरा पीस जो है ना, ये लेटर से 30 kg का था। इसमें से मैंने इतना पार्ट रिमूव कर लिया, 1 kg का पार्ट हटा लिया। इसका टेम्परेचर लेटर से था 41 डिग्री सी। इसको कितना हीट देना पड़ेगा, हाउ मच हीट इज टू बी गिवन, ताकि इसका टेम्परेचर 41 से इंक्रीज होके 42 डिग्री सी पे चला जाए। उस हीट को बोलेंगे हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट। दोबारा सुनो ध्यान से, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सी से, या केल्विन भी कह सकते हो, मैंने अभी बताया आपको। इंक्रीज इन टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री सी ले लो या 1 केल्विन ले लो, एक ही बात है, दोनों बराबर आएंगे। 1 kg मास का टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सी से बढ़ाना हो, उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, उसी हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। बेटा क्या सभी बच्चों को समझ आ गई डेफिनेशन? अगर डाउट है दोबारा पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट, किसी भी मटेरियल का 1 kg का पीस लिया हमने, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी अप ले जाने के लिए, वो कहां से कहां गया, आप कहते हो कि मुझे 19 डिग्री से बढ़ा के 20 डिग्री सी लेके जाना है, एक ही बात है। टेम्परेचर को 1 डिग्री सी अप करना है, उसके लिए कितना हीट चाहिए, उस हीट को बोलेंगे उस मटेरियल का, एल्यूमिनियम का फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। फॉर अ गिवन सब्सटेंस, वो एल्यूमिनियम आयरन कुछ भी हो सकता है, उसका 1 kg का पीस, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी आप लेके जाना है, उसके लिए कितना हीट चाहिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। चलिए अभी क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं ना डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है, heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree C। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास पीस 1 किलो का ही हो सकता है आपके पास मास जो है ना m kg हो, तो कोई बात नहीं है, वी हैव यूनिटरी मेथड। m kg के लिए हीट आपको चाहिए थी क्यों, तो 1 kg के लिए कितनी चाहिए होगी, क्यू अपॉन m। इसी तरह से हो सकता है कि टेम्परेचर आप थोड़ा ज्यादा गर्म कर दें,
लेट अस से वो 21 डिग्री सी तक बढ़ गया मेरा टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर लेट अस से 10 डिग्री सी था और फाइनल टेम्परेचर जो है आप ले गए 31 डिग्री सी तक, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया 21। तो 21 डिग्री सी के लिए हीट चाहिए थी क्यू, 1 डिग्री सी के लिए कितना हीट चाहिए, क्यू बाय 21। तो राइज इन टेम्परेचर से भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 1 डिग्री सी लाने के लिए, और जितने मास को आपने गर्म किया वो मास भी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आपके पास हीट रिक्वायर्ड क्यू जूल ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ी m kg मास के लिए, तो 1 kg के लिए डिवाइड बाय m। उसमें टेम्परेचर का जो इंक्रीज आया था वो डेल्टा टी था, हमें 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दो। ये जो रिलेशन आएगा इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, छोटा सी लिखना बेटा, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। चलिए अब मैं ये सारा हटा रहा हूं और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स वगैरह में वो लिखते हैं। तो सी, स्मॉल सी लिखना बेटा, दोबारा फिर बोल रहा हूं, कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट हीट का यूनिट जूल है ना, पर यूनिट मास दैट इज पर किलोग्राम, और इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी मर्जी है पर केल्विन लिख दो, और आप पर डिग्री सी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों चलेंगे। अब ये देखो 1 kg बेटा गोल्ड है और इधर 1 kg एल्यूमिनियम है, दोनों को बराबर हीट दी। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, गोल्ड का काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया सेम हीट से, क्योंकि गोल्ड की स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम से बहुत कम है, तो थोड़ी सी हीट देने पे भी इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कम है। हाँ न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करने हैं तो कभी कभी आपको फिर यूज करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन दिया कि कितना हीट देना पड़ेगा, अगर आपने m kg की जगह लिखा होगा लेटर से 1000 kg ऑफ सब सब्सटेंस से वाटर, उसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सी बढ़ाना है, तो कितनी हीट दोगे, तो ये m डेल्टा टी को लेफ्ट पे ले जाना। तो ये फॉर्मूला आपने कई बार ना क्लास 9th में यूज किया होगा, सी m डेल्टा टी, सी स्पेसिफिक हीट, m मास, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए अब ऐसी एक और क्वांटिटी है, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में जो मास था वो यूनिट मास रखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट में मास नहीं यूज करनी, उसमें 1 मोल यूज करना है। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करना है, तो उसमें कितना हीट चाहिए, उसको बोलना है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए एक तो सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सी कैपिटल डालना उसमें, और मास की जगह लिखने हैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे। एंड सेम वे अगर क्यू का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं इस तरह का, तो आएगा सी एन डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट, नंबर ऑफ मोल्स, आगे एक चैप्टर आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये फॉर्मूला काफी यूजफुल रहेगा, इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा यूनिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, हीट का यूनिट जूल, मास की जगह आप नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे लिखोगे पर मोल, एंड पर डिग्री सी, ठीक है, या पर केल्विन लिख लो, आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। चलिए लास्ट बेटा है इसमें एक और, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि लेटेंट का मीनिंग होता क्या है ग्रामेटिकली, Hidden. हिडन, Hidden. हिडन बिल्कुल सही है। अगर हम ना एक कंटेनर ले, उसमें हम पानी डाल लें और साथ में ही एक थर्मोमीटर भी इंसर्ट कर दें इसमें, और इसको बर्नर पे रख के, गैस बर्नर पे गर्म करना शुरू करें,
तो लेट अस से आजकल जैसे पानी का टेम्परेचर लेट अस से 27 डिग्री सी था पहले, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन जब टेम्परेचर 100 आ जाएगा उसके बाद टेम्परेचर और इंक्रीज नहीं होता, इसके आगे टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। जो इसका मरकरी है वो 100 पे आके रुक जाएगा, भले ही आप एक बर्नर की जगह 2 बर्नर लगा दो, इसके नीचे एक बर्नर और लगा दो, तब भी बेटा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 ही रहेगा। तो हीट तो हम दे रहे हैं अभी, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में कि हीट गई कहां, वेयर हैज द हीट गॉन, कहां जाके हीट छुप गई है, इसलिए नाम है लेटेंट हीट। अच्छा, अभी जो हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है, बोल के बता सकते हैं? सर वो कन्वर्शन में हेल्प करती है। कन्वर्शन में बेटा यूज हो गई, वाटर का ना जो स्टेट है वो चेंज होना शुरू हो गया, स्टीम में बदलना शुरू हो गया, वाटर वेपर बनने शुरू हो गए। तो वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए हीट यूज हो रही है, अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इससे, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। लेटेंट हीट इसके लिए अलग रिलेशन है। तो लेटेंट हीट होती है कि हमें अगर यूनिट मास का स्टेट चेंज करना है, वो लिक्विड टू गैस भी हो सकता है, आइस वाले केस में वो सॉलिड, आइस सॉलिड और उसको गर्म किया तो लिक्विड बन जाएगा, तो सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है। कितना हीट चाहिए स्टेट को चेंज करने के लिए यूनिट मास का, जब उसका टेम्परेचर या तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा या बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड चेंजेस टू गैस। उसमें 1 kg में टेम्परेचर नहीं इसमें आएगा, राइज इन टेम्परेचर तो होना ही नहीं अपना, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, इसमें डेल्टा टी नहीं आता। इसमें सिर्फ आता है कितनी हीट चाहिए यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए या वेपोराइज करने के लिए। उसके लिए बेटा जो सिंबल है वो कैपिटल एल। तो ऐसा ही रिलेशन अगर यहाँ भी लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। तो ध्यान रखना, अगर तो स्टेट नहीं चेंज हो रही, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कितनी हीट दी थी उसके लिए आइदर ऑफ दीज टू रिलेशंस। अगर मास गिवन है तो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करो। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है, उस केस में कितना हीट दिया गया वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। अच्छा, ये भी याद रखना कि किसी भी मटेरियल का, लेट अस से वाटर का, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग डिफरेंट होगा और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग डिफरेंट होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों आपको वैल्यूज गिवन होंगी, अभी एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलो एक बार जरा नोट डाउन करेंगे आप। यूनिट फॉर लेटेंट हीट जूल पर केजी। चलिए अब क्वेश्चन है आपके लिए एक, हाउ मच हीट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 gram of ice at 0 degree C into 1 gram of steam at 100 degree C. You are given specific heat of water is 1 calorie per gram per degree C. CGS यूनिट्स में है और आपको मास भी CGS में ही दी हुई है, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। Latent heat of melting of water is given and latent heat of boiling of water is given. तो सबसे पहले आपको आइस आपके पास है 0 डिग्री C टेम्परेचर पे, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री C, इसको आपने वाटर में चेंज करना है, आइस को वाटर में चेंज करना है। बोल के बताएंगे स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी या लेटेंट हीट की? लेटेंट। लेटेंट है ना, तो यहाँ पे लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, पहला स्टेप। अब पानी का टेम्परेचर जब तक 100 नहीं पहुंचता ना, तब तक स्टीम नहीं बननी। स्टीम तो 100 पॉइंट पे जाके 100 डिग्री C पे बनेगी ना।
तो बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए पहले आइस थी 0 डिग्री सी पे, उसको चेंज कर लिया हमने वाटर में। अब वाटर का टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करके 100 तक लेके जाना है। इस स्टेप में कौन सी हीट यूज होगी? वाटर, अगेन वाटर, 0 डिग्री सी 100 डिग्री सी, सर लेटेंट। लेटेंट हीट यूज होगी? नहीं बेटा, पानी था अब भी पानी ही है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कौन सा हीट? वेपर नहीं कर रहे हैं हाँ जी, सर, वेपर में नहीं कर रहे हैं। वेपर में तो करना है अभी, अभी तो इसको 100 पे लेके आना ना। पहले तो टेम्परेचर को 0 डिग्री सी से इंक्रीज करके 100 डिग्री सी पे लेके आना है। उसमें कौन सी हीट यूज होगी? Specific. ये 0 पे था, गर्म किया, अभी भी 0 ही है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, आइस मेल्ट हो गई। अब पानी का टेम्परेचर 0 से 100 लेके आओगे, अभी तो वेपर में चेंज होना शुरू हो गया ना। तो इसमें तो सारे स्पेसिफिक हीट। हाँ वाटर रहा ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे यूज होगी लेटेंट हीट। एंड अब लास्ट स्टेप, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर अब भी 100 डिग्री सी है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ स्टेट चेंज हुई, यानी कि वाटर जो है वो वेपर में बदल गया। तो यहाँ पे आप लगाओगे लेटेंट हीट। तो आपको क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में खत्म करना है। पहला स्टेप, आइस को वाटर में चेंज करते टाइम कितना हीट यूज हुआ। फिर वाटर रहा तो वाटर, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करके 100 लेके आना था, उसमें कितना हीट यूज हुआ। एंड लास्ट स्टेप है वाटर को स्टीम में चेंज करना, उसमें कितना हीट यूज हुआ। तो जहां पे स्टेट चेंज हुई वहां पे फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू M इंटू L, और यहां भी यही यूज करोगे। और जहां पे टेम्परेचर बढ़ा वहां पे स्पेसिफिक हीट यूज करोगे, तो Q2 इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा T। अब जरा बोलिए क्या क्या वैल्यूज डालनी चाहिए। बेटा यहाँ पे क्या लिखूं? सर 536। 536 है ना। देखो मास तो 1 ग्राम की है, और जो आइस टू वाटर, आइस टू वाटर बेटा आएगा मेल्टिंग वाला 80। तो 80 कैलोरी हीट तो यहां देनी पड़ गई बेटा। अब आइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको दी है 1, मास भी दिया है 1, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? 100। 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 ही आएगा। लास्ट स्टेप, mass is 1 gram, latent heat of boiling 536। तो बेटा ये 536 आएगा। अब तीनों को प्लस कर दो, टोटल जो हीट देनी है पूरे प्रोसेस में वो तीनों हीट्स का सम होगा। तो सम अप करेंगे इसको तो 716 कैलोरी आंसर आएगा। चेक करो जरा बेटा। पहला स्टेप, आइस टू वाटर, उसमें लेटेंट हीट। फिर वाटर को रखना तो वाटर ही है, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सी से बढ़ाना है, 0 to 100 लेके आना है, उसमें स्पेसिफिक हीट। लास्ट स्टेप, वाटर टू स्टीम, इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, इसमें स्टेट चेंज हो गई, अगेन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। बाकी फॉर्मूला आपके पास दोनों है, वैल्यूज डालो आंसर निकल आएगा। चलिए अब कंप्लीट करो जरा इसको। कैलोरी टू जूल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 लिख लेते हैं कभी कभी। अपने नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लो बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 36, क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है,
ओनली सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो बेटा। चलिए अब आज का बेटा मेन टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। वैसे तो आपको पता है सभी फॉर्म्स ऑफ मैटर गर्म करने पे एक्सपैंड होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, फिनोमिनन को बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स में गर्म करने पे जो लीनियर डिमेंशंस हैं, लीनियर डिमेंशन मान लो अपने पास ना एक रॉड है बेटा, या वायर है एक, ये वायर कुड बी लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के साथ वायर लटकी होती है ना, उसकी बात करें अगर, तो इसकी लेंथ जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। फिर कोई अगर अपने पास एरिया है ऐसे, गर्म करने पे इसका लेंथ ब्रेड्थ दोनों बढ़ जाते हैं, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। शीट है अपने पास, जैसे किसी घर की छत हो सकती है, और अगर कोई चीज 3 डायमेंशनल है, लाइक हो सकता है अपने पास एक स्फीयर हो, तो उसका रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो जो ऑब्जेक्ट सिर्फ लेंथ की शेप में है लीनियर, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। जो शीट्स की फॉर्म में है उनका गर्म करने पे एरिया बढ़ जाता है। और जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं लाइक स्फीयर, क्यूब, इनका बेटा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन तीनों चीजों के लिए मेजर करने के लिए इसको अपने पास 3 तरह के कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन है। 3 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। तो उनको अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एक ऑब्जेक्ट का लेंथ, लेट अस से एक टेम्परेचर पे इतना था बेटा, हमने इसको गर्म किया और इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब जो थोड़ा सा इंक्रीज इन लेंथ है उसको अगर मैं लिखूं डेल्टा एल, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, पुराना टेम्परेचर था T1, नया टेम्परेचर है T2, और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T जो है वो T2 माइनस T1 आ गया। तो जो इंक्रीज इन लेंथ है ना डेल्टा एल, वो एक तो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली में ना, जिस दिन पीटी करनी होती है ना, उस दिन बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, यानी कि 1 आर्म डिस्टेंस ले लो। तो आपने देखा होगा बच्चे वो पीछे को पीछे को पीछे को पीछे को होते रहते हैं काफी देर तक ना, सेटल ही नहीं होते। अच्छा, सबसे ज्यादा पंगा कौन सी क्लास में पड़ता है? स्कूल इज फ्रॉम 6 to 12। सबसे ज्यादा लंबी लाइन कौन सी हो जाती है? नहीं समझे होगी बेटे। जो 6 क्लास के बच्चे हैं ना, वो घर में काफी उत्पात मचाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको 100% स्कूल भेजते हैं, वो नहीं छुट्टी मारते। सबसे छोटी लाइन होती है 12th क्लास वाले बच्चों की, जिसमें 2 ही बच्चे आए होते हैं बस, बाकी घर पे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो 6 क्लास वाली लाइन में आती है, क्योंकि ये लाइन पहले से ही बहुत लंबी होती है। तो जब 1 आर्म डिस्टेंस लेना होता है तो ये काफी पीछे पीछे तक पहुंच जाते हैं। ये तो 2 ही है बेचारे, इनका तो क्या फर्क पड़ना है। तो जिसकी ओरिजिनल लेंथ है छोटी, उसमें इंक्रीज इन लेंथ भी कम आएगा। जिसका ओरिजिनल लेंथ है बड़ा, उसमें चेंज भी बड़ा आएगा। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो व्हाट आई वांट टू से, डेल्टा एल का वैल्यू डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ कितनी थी।
एंड ऑब्वियस है क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन है ना, जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उतना इंक्रीज इन लेंथ भी ज्यादा आएगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा लें, एक कांस्टेंट लगाएं, वो कांस्टेंट को हम अल्फा कहेंगे। बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन है, नीचे अल्फा है। अल्फा अल्फा को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कैसी थी, ज्यादा लंबी लेंथ होगी तो उसमें चेंज भी बड़ा आएगा, और टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया उसके भी प्रोपोर्शनल है। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है अल्फा, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलो मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा सा पार्ट रब करना पड़ेगा ताकि कुछ लिखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। सो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल वो ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल, और इंक्रीज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, अल्फा लगाएंगे। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर मुझे लिखना हो कि अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा को लिखना पड़ेगा डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल बाय एल तो है डिमेंशनलेस, यूनिटलेस, सिंपल सी बात है ना बेटा। इंक्रीज इन लेंथ का यूनिट भी तो मीटर ही होगा अगर लेंथ का यूनिट मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका जो यूनिट है वो है पर डिग्री सी। अल्फा को मेजर करने के लिए यूनिट इज पर डिग्री सी। फर्दर अगर मुझे डेल्टा एल लिखना हो कि कितना, तो वो लिखा जाएगा नया लेंथ एल डैश, ये नई लेंथ है एल डैश, पुरानी एल थी, एल डैश में से एल माइनस किया डेल्टा एल आ जाएगा। अगर एल को हम राइट पे शिफ्ट कर ले, एक और फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो अपने पास आएगा एल डैश इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। इन दोनों में से एल को कॉमन लिया जा सकता है। तो अपने पास ना तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक ये वाला, एक अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, और तीसरा है कि नया लेंथ निकालने के लिए ओरिजिनल लेंथ को इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर करो, नई लेंथ आ जाएगी। तो ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। चलो अब जो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो नोट डाउन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सपोज अपने पास ना एक शीट है, इसका टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सी, और फिर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, और टेम्परेचर 20 से इंक्रीज करके हमने लेट अस से नया टेम्परेचर 120 डिग्री सी है। तो हुआ क्या, इसकी जो लेंथ है लेट अस से वो ए थी एंड ब्रेड्थ वाज बी। गर्म करने पे लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, लेट अस से ए डैश हो जाएगा, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा, या यूं कहें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, इसका एरिया चेंज हो जाएगा। पहले एरिया था ए, नया एरिया है ए डैश, इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए बोलो उसको, वो ए डैश माइनस ए। ये भी पिछला जो हमने किया केस ना लेंथ वाला, उसी तरह का ही है। इंक्रीज इन एरिया एक तो ओरिजिनल एरिया कितना था उस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया। अगेन रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड यू वुड हैव सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को आपने बीटा से डिनोट करना है, और इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो अगर हम एक शीट को गर्म करें तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बीटा,
which is called coefficient of superficial expansion. तो एक और इक्वेशन बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। यूनिट की बात करें, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर कैंसल, तो यूनिट इसका भी पर डिग्री सी ही आएगा। एंड लास्ट में जो अभी हमने लिखा था ना, अगर ए डैश माइनस ए कर दे, नया एरिया माइनस ओल्ड एरिया, वो इंक्रीज इन एरिया आएगा। तो यहाँ पे अगर पुट करें हम, तो ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा डेल्टा टी। इस ए को राइट हैंड साइड पे ले आओ, ए कॉमन निकाल दो, जैसे अभी रिलेशन लिखा था पहले मैंने ये लिखा था ना, एल डैश इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे भी है, नया एरिया इक्वल टू ओरिजिनल एरिया 1 प्लस, इसमें अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो इसको भी जरा नोट डाउन करो, फिर एक डेरिवेशन है छोटी सी, उस पे आते हैं। फॉर्मूले आपने जो नोट डाउन करने हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला है ना, एक बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी, और एक यूनिट, इसका यूनिट इज पर डिग्री सी। चलिए राइट में जो मैंने फिगर ड्रॉ किया वो उसको अभी छोड़ देना, जो मैंने राइट पे फिगर ड्रॉ की हुई है उसको छोड़ देना। क्वेश्चन अब ये है, दो तरह क्वेश्चन आता है, पहले एक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रहता है डेराइव अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना आपको एक चीज मैं जरा रिमाइंडर दे दूं, एक ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज है ये बहुत बड़ी नहीं होती, दीज आर क्वाइट स्मॉल वैल्यूज। अगर मैं आपको एक ना रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जो अपनी रेलवे लाइन होती है ना, रेलवे लाइन में आपने देखा होगा कभी कभी, कई बार घूमने में चले जाते हैं उधर को, जाना नहीं चाहिए वैसे। रेलवे लाइन में ना यहाँ पे एक गैप छोड़ा होता है, वुड हैव सीन बाय मेनी ऑफ यू। इस तरह से जहाँ पे दो लाइंस को जोड़ते हैं हम आपस में ना, यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, उसको फिश प्लेट कहते हैं। ये जो ज्वाइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा होता है। क्वेश्चन किया भी होगा आपने, गर्मियों में रेलवे लाइन एक्सपैंड होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेंशन के लिए जगह ही ना मिले, और ये जो लाइन है ये गर्म होके, बेटा लेंथ तो बढ़नी है, कहीं वो बेंड हो जाए इस तरह से, तो उसके लिए ये गैप छोड़ते हैं। तो ये गैप जो है ना, ये नियरली 1 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। 1 सेंटीमीटर का अगर मैं मीटर बनाऊंगा ना, तो 0.01। अभी पीछे जो आपने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा, तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए जगह छोड़ी हमने 0.01 मीटर। एक रेलवे लाइन की लेंथ रफली 20 मीटर के आसपास होती है, चलो मैं 20 मीटर लिख लेता हूँ। और अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो हमारा टेम्परेचर वेरी करता है बिटवीन 0 डिग्री सी, सर्दियों में कहीं कहीं 0 भी चला जाता है, रेयर पोजीशन में, राजस्थान साइड में, अमृतसर में। और गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा बेटा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, वैसे 47 तक पहुंचता है, मैं 50 मान लेता हूँ, तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ, 50 डिग्री सी। तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आई, ये पॉइंट आएंगे, नीचे आएंगे 2 जीरो, और तो 1 0 2 0 3 0 4 0, एक 5 0 आएगा, 5 × 2 का 10, तो अल्फा का वैल्यू आया 0.00001 पर डिग्री सी। अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है ना, वो बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल है। तो अगर कहीं आपको अल्फा का स्क्वायर करना पड़ा, तो स्क्वायर करके आएगा 0.00,
0 0 0 0 0 0 0 1। तो अल्फा का वैल्यू पहले ही बहुत छोटा है, अल्फा का स्क्वायर करेंगे वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं ना, उसमें मुझे अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब ये सब छोड़ देने हैं, इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाती है। चलिए अब क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन अपना है डेराइव अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। डेरिवेशन आसान है बहुत, वेरी इजी, एग्जाम में आती है 2 मार्क्स की। तो मान लो एक शीट है अपने पास जिसका लेंथ है a, ब्रेड्थ है b। इसका टेम्परेचर था पहले T और पुराना एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलेगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अब टेम्परेचर को हमने ना 1 डिग्री सी बढ़ा दिया। वो आपकी मर्जी है, चाहे इंक्रीज बाय 1 K कर लो या 1 डिग्री सी कर लो, क्योंकि एक ही बात है ना, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन पे और सेल्सियस पे बराबर ही होता है। तो क्या हुआ कि ये जो शीट का लेंथ ब्रेड्थ दोनों इंक्रीज हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए बेटा। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था लेंथ वाला, एक नई लेंथ निकालना हो तो लिखा जाएगा ओरिजिनल लेंथ। अभी लिखा ना एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर 1। तो 1 प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। इसी तरह से नई ब्रेड्थ निकालने के लिए बी डैश इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो बी डैश को लिखा जाएगा बी इंटू 1 प्लस अल्फा। अगर पूछा है कि नया एरिया इन टर्म्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, वो क्या होगा? वो होगा नया लेंथ इंटू नया ब्रेड्थ। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू बी इकट्ठा लिख लो, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर लिख लो। और ए भी अपना था पुराना एरिया, ए भी पुराना एरिया है अपना। तो अपने पास आ गया अब ए डैश इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मैं अभी मैंने बताया आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो अपने पास बचा a इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। बट पीछे आपने थोड़ी देर पहले ये भी लिखा है a डैश इक्वल टू a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी बीटा इंटू, वेरी सॉरी, बीटा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर अभी अभी आपने बढ़ाया सिर्फ 1 डिग्री सी, तो 1 इंटू बीटा यानी 1 प्लस बीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर करिए, है ना, ए से ए मैच कर गया, 1 से 1 मैच कर गया, तो बीटा से क्या मैच होना चाहिए? वेरी नाइस, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, यही ड्राइव करना था। क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है सर। दोबारा समझो सारा क्या क्या किया। पहले एक शीट थी जिसका लेंथ था ए, ब्रेड्थ था बी। इसका पुराना एरिया था ए इंटू बी। फिर हमने शीट का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया, उससे शीट का लेंथ भी इंक्रीज हो गया, ए डैश बन गया, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो गया, बी डैश हो गया। तो नई लेंथ और नई ब्रेड्थ, ओल्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू, लेंथ के लिए यही फॉर्मूला है अल्फा वाला, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सेम वे ब्रेड्थ के लिए बी डैश इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, नए वाले को नया एरिया लिख दिया। ए इंटू बी 1 प्लस अल्फा 2 बार आ गया, स्क्वायर कर दो और स्क्वायर को खोल दो। लेकिन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एज कंपेयर टू 1 एंड 2 अल्फा बहुत छोटी है, उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी आपने पीछे लिखी, ए डैश इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी अपना 1 है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दो बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू अल्फा। चलो अब नोट डाउन करेंगे। टोल्ड इन द बिगनिंग, लेंथ अगर है तो लेंथ बढ़ जाएगी, जो शीट है उसका एरिया बढ़ जाएगा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. So in this case also same lines पे increase in volume would be proportional to original volume and would also be proportional to rise in temperature. Proportionality का साइन हटाएंगे, इस पर गामा लगाना है, known as coefficient of cubical expansion. Same equation यहाँ भी, gamma equal to delta V by V by delta T. यूनिट इसका भी पर डिग्री सी. और नया वॉल्यूम निकालना हो, ये स्टेप सारे सेम ही है, मैं ज्यादा इसको जोड़ नहीं दूंगा अभी. तो नया वॉल्यूम V डैश इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. चलो इसको फटाफट नोट डाउन करिए और फिर एक डेरिवेशन इस पे भी बेस्ड है. चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये ना आप खुद करना पहले, मैं जो सोल्यूशन है ना वो बाद में ओपन करूंगा. इस बार रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. अब आप क्या कंसीडर करेंगे कि मान लो अपने पास एक ना क्यूबॉइड है, इस तरह का पीस है. लेंथ A, ब्रेड्थ B, हाइट C. तो इस बार ओरिजिनल वॉल्यूम होगा V इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ओरिजिनल वॉल्यूम. फिर से इसका टेम्परेचर जो है इस क्यूबॉइड का इंक्रीज कर देंगे बाय 1 डिग्री C, या 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. तो नई लेंथ, नई ब्रेड्थ और नई हाइट, पहले की तरह जैसे लिखा था ना अभी, 1 प्लस अल्फा, फिर B इंटू 1 प्लस अल्फा, C इंटू 1 प्लस अल्फा. नया वॉल्यूम निकालोगे V डैश, A डैश, B डैश, C डैश. तो A B C तो इकट्ठा आ जाएगा और 1 प्लस अल्फा का करेंगे आप क्यूब. A B C को लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम और क्यूब आपको एक्सपेंड करना आता होगा 1 प्लस 3 अल्फा, फिर 3 अल्फा स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज अल्फा क्यूब. A प्लस B क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा. तो अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे पहले की तरह, ये आपको छोड़ देने हैं. और ये आ गया आपका V इंटू 1 प्लस 3 अल्फा. और अभी अभी आपने लिखा V डैश का फॉर्मूला, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू है 1 डिग्री C, तो V इंटू 1 प्लस गामा. अब इक्वेशन A और इक्वेशन B को कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा. चलो मैंने क्विकली सारे स्टेप्स बता दिए आपको, लेकिन अभी एक बार इसको मैं हटा रहा हूं और अपने आप करना शुरू करिए. अपने आप करिए, मैंने मेथड बता दिया आपको. करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स है. कंपेयरिंग A and B, equations A and B, you get gamma equal to 3 alpha. हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है, सही बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड. चलिए ठीक है बेटा, स्क्रीन ये बार क्लोज होने जा रही है. किसी ने नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो बेटा. एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि रेलवे लाइन का जो ज्वाइंट होता है ना, वहां पे थोड़ी जगह छोड़नी होती है ताकि समर्स में ना लाइन एक्सपेंड हो सके, बेंड ना हो जाए. ये रेलवे लाइन में गैप है बेटा, दो लाइनें जहां पे आके मिलती हैं वहां पे थोड़ा गैप छोड़ा जाता है. सेकेंडली जो ब्रिजेस हैं, एक ब्रिज काफी लंबा होता है, उसके जो स्लैब्स है ना उनको आपस में बेटा इस तरह से बीच में गैप छोड़ देते हैं ताकि इधर वाला स्लैब जब बढ़ेगा तो हमारी तरफ को आएगा, ये वाला स्लैब जो है वो आगे को जाएगा. तो ये पिन से अंदर घुस जाते हैं आपस में और थर्मल एक्सपेंशन की जगह छोड़ी हुई है. लेकिन इस तरह से इसलिए बनाया ताकि गाड़ी जब ऊपर से निकले तो उसको झटका ना लगे. तो ब्रिजेस में भी गैप छोड़ा होता है.
ठीक है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, याद रखना है आपको बस। जैम वाली बॉटल या किसी और बॉटल का ढक्कन अगर जैम हो जाए तो उसको गर्म पानी में डाल लो बेटा, थोड़ा सा नेक वाली साइड से उसको गर्म कर लो, ताकि थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, अंदर की जो एयर है वो उसको बाहर को फोर्स करेगी, तो फिर ढक्कन खोलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्टॉपर जो है बॉटल का वो खोलना आसान हो जाएगा अगर बॉटल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। कोल्ड ड्रिंक वाली नहीं करनी भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक वाली नहीं करनी है। जैम वाली बॉटल या जिसमें एक स्टॉपर लगा होता है, स्टॉप कॉक जिसको बोलते हैं, वो नहीं अगर खुल रहा तो बॉटल को थोड़ा सा गर्म करो। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं, वो वाली क्लॉक जिनमें पेंडुलम से चलती हैं, जो जिनमें नीचे एक पेंडुलम हैंग किया होता है, वो क्लॉक्स समर्स में थोड़ा सा स्लो हो जाती है। रीजन वेरी सिंपल, जो क्लॉक है ना, अगर वो पेंडुलम वाली क्लॉक है, सॉरी, तो ऐसा क्लॉक देखा होगा शायद किसी म्यूजियम में देखा होगा, नहीं तो शायद दादाजी के घर में शायद हो ऐसा। तो इन क्लॉक्स का जो मैकेनिज्म है वो एक पेंडुलम के थ्रू चलती हैं, तो नीचे एक पेंडुलम हैंग किया होता है विच कीप्स मूविंग। तो याद है बेटा पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? नीचे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, है ना। तो समर्स में क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये जो पेंडुलम का लेंथ है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीड? टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा मीन्स जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी। एक मान लो प्लेग्राउंड है, उसमें एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है, तो एक एथलीट जो है वो इस ट्रैक को कवर करने में ज्यादा टाइम लगाता है, तो वो एथलीट स्लो है कि फास्ट है? बोल के बताएंगे। स्लो। स्लो है। तो जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना पेंडुलम को, वो पेंडुलम स्लो हो गया, तो घड़ी भी स्लो हो जाएगी। जो मर्करी बेस्ड थर्मोमीटर्स हैं उसमें जो मर्करी है उसको थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू एक फाइन ट्यूब के अंदर एक्सपैंड होने देते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर्करी ऊपर को जाएगा, वो भी थर्मल एक्सपेंशन है। अब जो चीज आपने नहीं पढ़ी हुई पहले, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये दो मेटल्स की बनी होती है, दोनों के कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं ना स्ट्रिप को, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये दो स्ट्रिप हमने जोड़ दिए आपस में, डिफरेंट मटेरियल के हैं, दो स्ट्रिप्स को हमने आपस में पेस्ट कर दिया, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मान लो ये वाला एक्सपैंड होता है ज्यादा और नीचे वाला एक्सपैंड होता है कम, तो बाद में वी वांट के दोनों जुड़े भी रहें और इनका लेंथ भी अलग अलग हो जाए। अंदर का लेंथ, एक लेंथ कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, क्या होगा? नहीं, आंसर नहीं दे पाए सही। आंसर ये है कि जिधर कम कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा ना, इसने स्ट्रिप ने उधर को बेंड हो जाना है। बेटा कौन सी लेंथ छोटी है इसमें से? 1 और 2 में कौन सा लेंथ छोटा है? 2 2 वाला है ना। तो ये ऑटोमेटिक ना जो कम एक्सपैंड होता है उधर को बेंड हो जाता है, तो इसको स्ट्रिप को बोलते हैं बाई मींस टू, दो मेटल्स की बनी हुई है,
ये ऑटोमेटिक उधर को बेंड हो जाएगी गर्म करने से, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो है। बात समझ में आ गई? अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है? बाइमेटालिक स्ट्रिप, एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर दे पहले। बाइमेटालिक स्ट्रिप कहाँ कहाँ पे यूज होती है? इसको यूज करते हैं बेटा इन ऑटोमेटिक आयरन। आपने सुना होगा आपकी जो आयरन है प्रेस, यानी उसमें से टक 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 की आवाज आती रहती है। हैव यू हर्ड एवर? यस और नो? यस है ना। एक आपका जो टोस्टर है, टोस्टर जिसमें आप ब्रेड सुबह ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करते हो ना, टोस्ट बनाते हो, उसमें से भी टक की आवाज आती है और उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो उसके पीछे बेटा ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है और आपकी जो प्रेस है, आयरन है, वो ज्यादा गर्म नहीं होगी। ये आपके सामने एक फिगर है, ये इलेक्ट्रिक आयरन का ही फिगर है। ये पूरा का पूरा आयरन का फोटो है बेटा। यहाँ तक आयरन है, स्क्रीन पे ठीक नजर आ रहा है आपकी, या एनलार्ज करें? ये आयरन है। अगर इसका ये ऊपर का कवर हम हटा दें तो अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा बाइमेटालिक स्ट्रिप। गर्म होने पे ये बैंड हो जाता है और ये कांटेक्ट टूट जाता है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो ये फर्दर गर्म नहीं होगी। जैसे जैसे ठंडी होगी तो ये स्ट्रिप वापस आती रहती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो गया तो फिर से जुड़ जाएगी, फिर से करंट आना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये इसका एक्चुअल फोटो है बेटा प्रेस के अंदर का। यही चीज जो है ना एक्चुअल में ऐसे दिखती है। इसमें मैंने नहीं दिखाया कि वो जो ऊपर एडजस्टमेंट वाला स्क्रू है ना, वो सही से नहीं दिखाया हुआ, ये एग्जैक्ट पिक्चर है। चलिए, और इसके अलावा बेटा एक ना जो आपकी कार में ना टेम्परेचर की रीडिंग आती है, कार में दिखाता है ना टेम्परेचर कितना हो गया अंदर, इंजन का टेम्परेचर, उसके लिए इस तरह के स्केल होते हैं बेटा। उसके अंदर भी बायोमेटालिक स्ट्रिप डालनी पड़ती है। जब गर्म होगी स्ट्रिप तो इसका जो कॉइलिंग है वो थोड़ा सा खुल जाता है और ये इस पॉइंटर को आगे मूव करता है। कार में थर्मोमीटर थोड़ी होता है, कार में बेटा जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप से होता है। इस तरह के होते हैं बेटा। आपके अगर जो कोई गीजर वगैरह है ना छत में लगा हुआ सोलर वाटर हीटर, उसमें भी लगाते हैं ऐसा। तो इसका जो काम है वो भी बायोमेटालिक स्ट्रिप के थ्रू ही चलता है। स्क्रीन पे ठीक से पढ़ा जा रहा है या नहीं? कैन यू रीड इट नाउ? बायोमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। चलिए, बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप एनलार्ज कर सकते हैं। चलिए, होप लेक्चर बेटा पूरा समझ आ गया होगा आज वाला। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दैट इज ऑल फॉर टुडे।